हाय गाइस, हाय फ्रेंड्स। आपका मेरे चैनल तुलिका अंकन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आर्ट लवर के लिए बना है। जो भी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनवीएस, बीएफ एंट्रेंस, किसी भी तरह के आर्ट एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जो भी टॉपिक आपको लेके आती हूँ, आप यकीन मानिए कि ये सारे ही टॉपिक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब यूपी में एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी का और पीजीटी का। मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे इन वीडियोस से ज़रूर उसमें क्वेश्चन आएगा। तो आप अब तक मेरे 2 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे लिंक में जाके ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसमें से पहला वीडियो जो है वो नवशास्त्रीयतावाद पे है और दूसरा वीडियो पहाड़ी शैली की उपशैली गुलेल शैली पर है। और आज का हमारा वीडियो जो शुरू होने वाला है, तो उससे पहले हम आज का कोट यूज करते हैं। जी हाँ, आज का हमारा वीडियो प्रभाववाद पे है। इम्प्रेशनिज्म जो वेस्टर्न आर्ट का एक फेज था आर्ट का, उसी में उसका पहला कोट्स है। सबसे पहले हम कोट्स देखते हैं। ये चित्रकार जरूर किसी नेत्र दोष से पीड़ित हैं। जी हाँ, ये चित्रकार जरूर किसी नेत्र दोष से पीड़ित हैं। ये उक्ति किसने कही? यह कोट्स किसने दिया? पॉल मार्स ने। पॉल मार्स, जी हाँ। और ये उक्ति प्रभाववादी चित्रकारों के लिए दी गई थी। अब जानते हैं कि प्रभाववादी चित्रकारों का मुख्य विषय क्या था, किस विषय को लेकर वो चित्रण करते थे। तो उनका मुख्य विषय था सृष्टि के दृश्य। मतलब कि जो भी इस समय वर्तमान में हमारे सामने घटित हो रहा है, वैसा दृश्य, घटना और वैसा कोई प्रसंग। तो जो भी जिस तरह से तुरंत हमारी आंखों के सामने जो घटित हो रहा है, जिस तरह से फ़ोटो खींच लेते हैं हम उस चीज़ का, वही चीज़ था एक तरह से तुरंत उस चीज़ को कैप्चर करना अपने चित्र में, उसका रंग, उसको बनाना। ठीक है। क्योंकि वो मानते थे कि दूसरी चीज़ वो ये मानते थे कि कोई भी मतलब पेंटिंग के लिए हमें काल्पनिक कहानी की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले के समय में था कि काल्पनिक कहानियाँ हम उसको पेंट करते थे, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ये मानते थे। अब आइए देखते हैं प्रभाववाद का सारांश क्या था। उसका मेन सारांश ये था कि समस्त सृष्टि, जी हाँ, उसी को, उस पूरी सृष्टि को उन्होंने अपने विषय माना। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ी सी पैदा होती है पढ़ते हुए कि यथार्थवाद में भी वही चीज़ होता है, जो चीज़ें जैसी हैं उसको उसी रूप में चित्रित किया जाए, और प्रभाववाद में भी वही चीज़ है। तो दोनों अंतर क्या था? आखिर प्रभाववाद और यथार्थवाद को अलग अलग क्यों कैटेगराइज किया गया है, उसको अलग अलग भागों में क्यों बांटा गया है कि इतना फेज यथार्थवाद था, फिर प्रभाववाद था। तो देखिए, सिर्फ रट लेने से क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में क्लियर नहीं होते हैं। जब हम मेन फैक्ट को समझ जाएंगे तो उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए जानते हैं कि यथार्थवाद और प्रभाववाद में मुख्य अंतर क्या था। सबसे पहला अंतर विषय का था। यथार्थवाद में जो विषय थे, वो उसका विषय और अस्तित्व उद्देश्यपूर्ण था। मतलब वो किसी उद्देश्य से पीड़ित होकर था यथार्थवाद। जैसे मान लीजिए कुर्बे यथार्थवाद के थे। कुर्बे एक बहुत अच्छे पेंटर थे यथार्थवाद के। उनके चित्र आप देखिए तो जैसे पत्थर तोड़ती हुई महिला, इस टाइप का उनका चित्र था। ये किसी उद्देश्य से प्रेरित है। और दूसरा इसमें क्या था, प्रभाववाद में इसमें कोई उद्देश्य नहीं था, केवल सौंदर्य था। इनका विषय क्या था? तुरंत जो प्रकाश पड़ रहा है उस चीज़ पर, किसी भी चीज़ पर, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो पेड़ हो, कोई भी चीज़ हो, उस पर जिस तरह से प्रकाश पड़ रहा है, और अगर वो हमको नीला दिखाई दे रहा है, पीला दिखाई दे रहा है, जैसा भी दिखाई दे रहा है, तो उसी को उसी रूप में उसको चित्रित करना, ये इसका विषय था। मतलब सौंदर्य को जागृत करना। अब दूसरा जो अंतर है वो है कि जो यथार्थवाद था उसमें वस्तु के जो मुख्य रंग है उसको ध्यान में रख कर कार्य किया जाता था। जैसे अगर हम किसी महिला को बना रहे हैं तो उसका जो उसके बालों का रंग है तो उसको हम काला, भूरा, जो उसका मुख्य रंग है उसी रंग से बनाएंगे। लेकिन जब हम प्रभाववाद में उस चीज़ को बनाते हैं तब क्या करते हैं? तब हम ये करेंगे कि उस महिला के ऊपर प्रकाश जिस तरह का प्रभाव डाल रहा है, जैसे अगर उसके बालों को सुनहरा भूरा दिखा रहा है या कुछ पीलापन लिए दिखा रहा है, सुबह का दृश्य कुछ ऑरेंज टाइप का, नारंगी टाइप का दिखा रहा है, तो हम उसी रूप में कलर कर देंगे, नारंगी ही बना देंगे। ये नहीं ध्यान देंगे कि बाल नारंगी होते हैं कि नहीं। तो ये इन दोनों का मुख्य अंतर था। यथार्थवाद और प्रभाववाद का यह मेजर डिफरेंस था। अगर इन दोनों को लेके आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझसे पूछिए। मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी।
नेक्स्ट जो चीज़ है कि आइए हम ये देखते हैं कि आंखें प्रभाववाद आरंभ कैसे हुआ। तो इसकी शुरुआत होती है 1863 यानी कि 1863 से। जी हाँ, 1863 में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी लगी। अब ये अस्वीकृत चित्र क्या था कि उस समय जो भी फ्रांस का राष्ट्रीय संग्रहालय था, उसमें जो चित्र स्वीकृत किए जाते थे और कुछ चित्र नहीं स्वीकृत किए जाते थे। जैसे बहुत सारी प्रविष्टियाँ आती हैं कि हमारा एग्जीबिशन लगाइए, हमारा लगाइए, तो बहुत सारे चित्रकारों की पेंटिंग नहीं सेलेक्ट होती थी। तो इस साल क्या हुआ, लगभग 4000 चित्र इस प्रदर्शनी में अस्वीकृत हो गए। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में अस्वीकृत हुए कि जो चित्रकार थे वो बौखला गए। उन्होंने सोचा कि छोड़ो, अब हम अपना सेल्फ का एक वो लगाएंगे, प्रदर्शनी लगाएंगे। तो यही अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी थी जो 1663 में लगाई गई। लेकिन अब यहाँ पे बहुत वाद विवाद हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से पेंटर थे, जैसे माने थे, मोने थे, एडवर्ड देगा थे, रेनवॉर थे, सिसिली पिसारो, ये सभी पेंटर्स, ये सभी लोग अपनी अपनी चित्र लगाना चाहते थे पेंटिंग में, लेकिन ये अपना नाम नहीं शो करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर ये इनको इस बात का डर था कि अगर हम अपना नाम शो करेंगे तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, हमारी फिर से प्रदर्शनी, राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हमारे चित्र नहीं लगेंगे, अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। तो बहुत वाद विवाद के बाद इन्होंने इसका नाम रखा अज्ञात मूर्तिकारों व रेखा कलाकारों की परिषद। इस नाम से चित्र को प्रस्तुत किया। ठीक है, लेकिन अब क्या था कि जब लोग देखने आए तो उसमें एक क्लोद मोने ने एक चित्र बनाया था, सूर्योदय का प्रभाव, इम्प्रेशन ऑफ सनराइज। अब इम्प्रेशन ऑफ सनराइज, उस चित्र को देख करके एक लुई लेराय थे कला समीक्षक, इन्होंने अपनी पत्रिका शारीवारी पत्रिका में, कौन सी पत्रिका में? शारीवारी पत्रिका में लुई लेराय ने क्लोद मोने का सूर्योदय का प्रभाव, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। क्लोद मोने ने सूर्योदय का प्रभाव एक चित्र बनाया, जिसको देखकर लुई लेराय ने शारीवारी पत्रिका में इसको कहा यह एक प्रभाववादियों की प्रदर्शनी है। और तब से हर जगह, हर पत्रिका, समाचार पत्र में प्रभाववाद, प्रभाववादी, इस तरह के शब्द यूज किए जाने लगे। तो इन चित्रकारों ने अपने आप को प्रभाववादी चित्रकार कहना शुरू कर दिया और यहीं से इसका नाम पड़ गया प्रभाववाद। अब आइए देखते हैं कि प्रभाववाद के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। प्रभाववाद का पहला सिद्धांत ये था कि जो भी वस्तु की यथार्थ रूप है, जैसा वस्तु वास्तव में है, जैसे मैंने अपने बताया महिला के बाल काले भूरे हैं, या वास्तव में है, इसकी ओर ध्यान न देकर वातावरण व प्रकाश का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस चीज़ को इन्होंने चित्रित किया। दूसरी बात, एक ही दृष्टिपात में संपूर्ण दृष्टि के नेत्रपटलीय परिणाम को इन्होंने अंकित किया। मतलब एक ही बार देखते हुए, जैसे आप कोई फ़ोटो खींच रहे हो, तुरंत आपने देखा और तुरंत उसे कैप्चर कर लिया एक ही बार, इसको कहते हैं नेत्रपटलीय परिणाम, यानी ऑप्टिकल मिक्सर। अपनी आँखों से अपने जो भी मिक्स देखा कलर को, उसने अपनी आँखों में ही मिक्स किया और उसको तुरंत कागज़ पे उतार दिया। तो ये चीज़ उसमें थी। तीसरी चीज़ थी, चित्रण का इनका मुख्य विषय था प्रकाश और वातावरण। बस यही उनका पूरे चित्रण का मुख्य विषय था। अब आइए देखते हैं प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे। तो प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकार में एडवर्ड माने, क्लोद मोने, ध्यान दीजिएगा दोनों अलग अलग हैं। एडवर्ड माने, क्लोद मोने। एडवर्ड माने का प्रमुख चित्र है तृण पर भोजन, ओलंपिया। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तृण पर भोजन और ओलंपिया, ये दोनों एडवर्ड माने के चित्र हैं। क्लोद मोने का सूर्योदय का प्रभाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। देगा, रेनवार का स्नानमग्न युवतियाँ, सिसिली पिसारो, मेरी कैसाट, ये 6 ऐसे प्रमुख चित्रकार हैं जिनको आप प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकारों के रूप में याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं आज के जो भी मैंने आपको प्रभाववाद के बारे में समझाया, उससे रिलेटेड किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा। दूसरा क्वेश्चन, प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन कौन थे। तीसरा क्वेश्चन, महिला प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। देखिए, मोने के किस चित्र पर नाम पड़ा, ये तो मैंने आपको बता दिया, सूर्योदय का प्रभाव। प्रभाववाद के मुख्य चित्रकारों के नाम भी आपको बता दिए। महिला प्रभाववादी कलाकार मैरी कैसाट हैं। ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्टिकल मिक्सचर प्रभाववादी आंदोलन से संबंधित है। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था। इनका एक ही उद्देश्य था, क्या, प्रकाश और वातावरण।
बस दैट्स इट। प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय क्या था? यही इनका मुख्य विषय भी था, प्रकाश और वातावरण। ठीक, तो इसी से रिलेटेड उद्देश्य कुछ बना करके दे देगा, वही आपका उद्देश्य भी है और वही आपका विषय भी है। अब आइए हम लोग कल जो पढ़े थे यानी कि पहाड़ी शैली की उपशैली गुलेल शैली, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करने जा रही हूँ। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कर रही हूँ आप प्लीज़ मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। तो हमारा अभ्यास प्रश्न कल का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली की खोज किसने की? पहाड़ी शैली की खोज किसने की? कल मैंने आपको बताया था, मुझे आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के राजा ने गुलेर की स्थापना की? कहाँ के राजा ने गुलेर की स्थापना की? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने व कब गुलेर की स्थापना की? किसने व कब गुलेर की स्थापना की? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में गुलेर शैली विकसित हुई? नायिका भेद संबंधी चित्रों का प्रारंभ किस शैली में हुआ? नायिका भेद संबंधी चित्रों का प्रारंभ किस शैली में हुआ? अब मैं आंसर दे रही हूँ। जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में उत्तर किया है वो बहुत अच्छा है। आप अपना मूल्यांकन खुद करिए कि आपको चीज़ें तैयार हुई हैं या नहीं हुई हैं। आप प्लीज़ वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए, उसे नोट कर लीजिए, उसको रिवीजन करते रहिए। मेरा गारंटी है कि एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए अब आंसर कर लेते हैं। पहाड़ी शैली की खोज किसने की? मैटकॉफ ने। कहाँ के राजा ने गुलेर की स्थापना की? कांगड़ा के। किसने व कब गुलेर की स्थापना की? हरिचंद ने 1405 में। कहीं कहीं 1415 भी लिखा है, तो यह 1405 से 50 तक के बीच में कुछ भ्रमित काल रहा है, तो एग्जैक्ट डेट नहीं समझ में आती है। बहुत जगह 1405 ही लिखा है, तो डेट अगर 1415 भी कहीं रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर 5 है ऑप्शन में तो आप 5 ही लगाएंगे, नहीं तो 1415 भी लगा सकते हैं। किसके समय में गुलेर शैली विकसित हुई? गोवर्धन सिंह के समय में। नायिका भेद संबंधी चित्रों का प्रारंभ किस शैली में हुआ? गुलेर में। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए, ढेर सारा लाइक और ढेर सारा सब्सक्राइब, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए, अपने सारे ग्रुप में शेयर करिए। इनफैक्ट आप इसको ज़रूर नोट करिए और 2-3 बार देखिए, नहीं तो आप इसको अपने डाउनलोड कर लीजिए, उसको देखते रहिए, और या तो आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए जिसका आप एग्ज़ाम में रिवीजन कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, कल हम फिर नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे, और आपको आज जो प्रभाववाद पढ़ाया है उसको कल मैं रिवीजन भी करवाऊंगी। और याद रखिए, वीक के लास्ट में पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसका मैं सेशन करवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर उसका एक ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।